हेलो एवरीवन। सो गाइस, दिस इज अ वीडियो ऑफ अल्टरनेटिव करंट सर्किट्स। इस वीडियो में मैं आपसे इस अल्टरनेटिव करंट सर्किट्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों, और मैं इस चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है दोस्तों, और ये क्लास 12th में चैप्टर है। और इस चैप्टर को समझने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली समझाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो जो है ये IIT जेई नीट एग्जाम्स के अलावा कई सारे बोर्ड एग्जाम जैसे कि ICSE CBSE इन सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि जो चैनल है हमारा, इसमें आपको मैं अफोर्डेबल वीडियोस दूंगा जो कि रियल कोचिंग होती है, जो कि रियल कोचिंग जो आप लोग करते हैं एग्जाम्स के लिए, उन कोचिंग्स पे ही बेस्ड है दोस्तों। ये बहुत सारे कोचिंग्स के कई सारे नोट्स को, बहुत अच्छी किताबों को डिस्कस करके बनाया गया है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। और दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक को हम 1 बाय 1 लेकर चलेंगे आपके लिए, और आप पेन कॉपी निकालकर इनको लिखते चलिए। आपके साथ कुछ स्लाइड्स लिखी हुई हैं पहले से, जो मैंने लिख रखी है आपके लिए। बाकी स्लाइड्स दोस्तों मैं लिख लिख के समझाऊंगा, तो आप अपनी कॉपी के साथ तैयार हो जाइए दोस्तों। और चलिए अब हम रिश्ता नाबूद करते हैं, खत्म करते हैं अपने इस पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों। अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF के बारे में दोस्तों मैं बात करूं, इस टॉपिक में आपको बताऊंगा मैं अल्टरनेटिंग करंट मतलब AC और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट। शब्द से समझ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? बदलने वाला। मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं ना क्लास में कि यार अभी ना कब मिलोगे, तो दोस्त कहते हैं अल्टरनेट डेज में क्लासेस होती है। जैसे मान लीजिए दोस्त से बोल दिया मैं अल्टरनेट ही मिल पाता हूँ, तो दोस्तों मतलब अल्टरनेट का मतलब होता है कि 1 2 3। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है दोस्तों, आज आप मिले इनसे, कल छोड़ के दोस्तों परसों, परसों के बाद फिर एक दिन छोड़ के फिर नरसों। समझ रहे दोस्तों? इस तरह से मतलब डे आफ्टर वन डे, एक दिन गैप बीच में रख के। तो ये तो हमारी जो बोलचाल की भाषा में। अब फिजिक्स की भाषा में दोस्तों क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? तो अल्टरनेटिंग करंट वह होती है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो दोस्तों, बदलता रहे। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है दोस्तों, मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो कोई आप में से कोई बताएगा मुझे क्या होता है मैग्नीट्यूड दोस्तों? रियल डेफिनेशन क्या होती है मैग्नीट्यूड की? जैसे देखो दोस्तों, अगर फिजिक्स के एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें, मैं किसके बारे में दोस्तों बात, देखिए दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए है, तो बहुत ही मतलब मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपको पता ही ना हो। जैसे मैग्नीट्यूड के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार बोलते हैं मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ मोशन। लेकिन अगर हम किसी और मैकेनिक्स के अनुसार देखें तो मैग्नीट्यूड जो होती है वो उसकी क्वांटिटी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? उसकी क्वांटिटी को दर्शाता है कि क्या उसके अंदर धारण क्षमता है। ठीक है दोस्तों, उस क्वांटिटी को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट इज हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटीन्यूअसली बिटवीन 0 टू मैक्सिमम। टाइम के साथ बदल रहा है, और 0 से मैक्सिमम वैल्यू, एंड हुज डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियडिकली। और उसका जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली दोस्तों बदलता रहता है। ठीक है, चलिए हम आपके लिए यहाँ पर एक सिंपलेस्ट टाइप की SHM सिंपल हार्मोनिक फॉर्म के रूप में एक ले लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों, हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, I बराबर I0 कॉस ओमेगा टी। दो इक्वेशन ले ली दोस्तों। यहाँ पर I क्या है? ये जो हमारा I है दोस्तों, ये जो हमारा I है, ये I क्या है यहाँ पर? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो I है हमारा, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है बेटा, और बच्चों जो I0 है बच्चों, वो हमारी पीक या मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। ठीक है, तो I0 हमारी क्या है बेटा? पीक या मैक्सिमम वैल्यू है। इसको हम बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों ओमेगा क्या है हमारा? तो ओमेगा हमारा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी दोस्तों। 1 बाई टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, 2 पाई एफ भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े बच्चों। देखिए मैं अभी और डिटेल में समझाऊं। अब बच्चों मैं इसके रिलेटेड डायग्राम, इसका जो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 कॉस ओमेगा टी, इसका मैं आपको ना ग्राफ बना के दिखाता हूं। तो देखिए अगली स्लाइड में ये ग्राफ आपके सामने आ गया। देखिए बच्चों, ये I बराबर I0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ है बच्चों आपके सामने। किसका ग्राफ है? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आप, ये ग्राफ हमने यहाँ से चालू किया, 0 से उठा धीरे से, और ये t/2 तक यहाँ पे दोस्त बच्चों t/2 तक आया। उसके बाद बच्चों ये देखिए यहाँ से उठा और ये t तक आया। ठीक है बच्चों, तो t/2 से t तक आया। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप साइकिल देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए इस तरह की साइकिल है, कुछ इस तरह की साइकिल बच्चों यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पर देखिए बच्चों I बराबर I0 कॉस ओमेगा टी वाले केस में भी दोस्त बच्चों यही कुछ है केस। ठीक है, कॉस के लिए ऊपर थे। अब कई बच्चे सर हमें याद ही नहीं होता कि हम साइन का कैसे बनाए, कॉस का कैसे बनाए। तो बच्चे देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, देखिए दोस्तों ABCD पढ़ते हैं। ABCD में कौन पहले आता? साइन की कॉस, कॉस C पहले आता दोस्तों। ABCD के अनुसार देखें तो बच्चों C पहले आएगा। क्यों C पहले आएगा? और साइन बाद में, तो दोस्तों कौन सा अच्छा पहले आता? C। दोस्तों जो C होता है पहले आता, तो C का जो ग्राफ होगा ना वो भी थोड़ा पहले से स्टार्ट होगा। समझे बच्चों?
सी का ग्राफ क्या होगा, थोड़ा पहले स्टार्ट होगा जब साइन, बाद में साइन का ग्राफ थोड़ा बाद में स्टार्ट होगा। तो ये एक ट्रिक के रूप में आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों मैं तो नहीं कहूंगा आप ट्रिक्स याद करें, मैं कहूंगा आप अपनी मैथमेटिक्स जिनसे पढ़ते हैं उस बुक से आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहां पे यार जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों ईएमएफ के लिए भी हम लिखते हैं ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ई बराबर E0 कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ चीजें बताई। तो अगर आप अब हम डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों डेफिनेशन हमारी क्या कह रही थी यहाँ पर, क्या एक बार रिपीट करेंगे आप? चलिए मैं नए पेज में आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, एक मैं स्लाइड लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने क्या बताया था, द ईएमएफ और वोल्टेज, ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड, क्या ये बताया था ना बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था बच्चों, चेंजेज कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, क्या हो रहा था, मैग्नीट्यूड और ईएमएफ चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको लिख के पेपर देना है। विद टाइम, किसके साथ दोस्तों, टाइम के साथ, बिटवीन, ये मैं बिटवीन लिखा दोस्तों यहाँ पर, बिटवीन 0 एंड अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, मैं इसको फिर से डिकोड कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, ठीक है, अब एन उस डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, एन हुज डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, यही बात है। तो लिख लो बेटा हमारे साथ, रिवर्सेस पीरियोडिकली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इज नोन एज क्या बोल देंगे दोस्तों इसको, उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं दोनों को एक ही बात बोलता हूँ, वैसे ईएमएफ थोड़ा सा अलग होता है वोल्टेज। ठीक है, तो वह ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर देख लो जरा एक बार, वह ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, 12 बदल रहा है बच्चों। ठीक है, और 0 से और मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो उसका डायरेक्शन है बच्चों यहाँ पर, जो उसका डायरेक्शन है बच्चों यहाँ पर, वो डायरेक्शन क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर, डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन भी बार बार बदल रहा है। ठीक है, कुछ डायरेक्शन चेंज कॉन्टिन्यूसली। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो डायग्राम बना था, यहाँ पर जो आपके लिए बनाया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि 0 वैल्यू है, यहाँ पर बच्चों क्या हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू तक गया। क्या गया, मैक्सिमम वैल्यू तक गया बच्चों। ये हमारा क्या था, ये हमारी थी पीक वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या I0। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस आई से दिखाते हैं दोस्तों बच्चों। अब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है बच्चों, हर जगह इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और डायरेक्शन क्या हो रहा है बच्चों, डायरेक्शन भी बदल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे ये ऑपरेटिंग ईएमएफ के बारे में। अगले चीज पे चलते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे अगली चीज में आपसे, अब मैं बात करूंगा आपसे किसके बारे में, अब मैं बात करूंगा एम्पलीट्यूड, पीरियोडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी। किसकी बात करूंगा, एम्पलीट्यूड, पीरियोडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी। हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, डाल लिया सभी ने, चलो ठीक है। तो फिर मैं चालू करता हूं। देखो बच्चों, एसी जो होती है, इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। एम आई राइट, एसी जो है वो मैग्नीट्यूड में जो होती है बदलती रहती है, और जो उसका डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली वो भी दोस्तों चेंज होता रहता है। सही हो रहा है, चलिए ठीक है, ये बात आपको कंफर्म है ना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं बताता हूँ आपको एम्पलीट्यूड होता क्या है। एम्पलीट्यूड बच्चों क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। देखिए बच्चों, ये डायग्राम देखो यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्या बच्चों, ये क्या है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू है। यही हमारा क्या है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑन आइदर साइड, दोनों साइड। तो बच्चों ये हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा अब अगर सर एम्पलीट्यूड हो गया, आपने समझ भी लिया, तो बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं आयाम। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं पीरियोडिक टाइम के बारे में बच्चों। तो क्या होता है पीरियोडिक टाइम, देखिए बच्चों पीरियोडिक टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन बाय एसी मतलब अटेंडिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन। एक पूरी साइकिल को करने के लिए, मतलब ये बच्चों क्या हुई आपकी, ये जो पूरी मैंने बताई ना डायग्राम बनाया आपके सामने, ये जो बच्चों यहां से यहां तक का जो पूरी टाइम टी तक हुआ बच्चों, ये क्या है हमारी, एक साइकिल है। ये क्या दोस्त बच्चों हुई हमारी एक साइकिल बच्चों, ये हुई हमारी क्या हुई, एक साइकिल हुई। तो टी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर होती है टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। क्या होती है टी की वैल्यू बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा। समझ में आ गया, अभी रिवाइज भी कर लूंगा आपके लिए। ठीक है, अब बच्चों पता करते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे बच्चों, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट बाय एसी इन 1 सेकेंड। कितने मतलब बच्चों एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स होनी है, नंबर ऑफ साइकिल्स बच्चों। नंबर ऑफ साइकिल्स बच्चों क्या मतलब, साइकिल जानते हैं ना बच्चों, ये साइकिल है, ये साइकिल है, कितने नंबर ऑफ साइकिल कर रहा है सेकंड में, उसको हम किसे दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी से। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी अगर नंबर ऑफ साइकिल बता रहा है तो इसको कैसे दिखा सकते हैं,
या सोचो कि अगर मैं कहूं नंबर ऑफ साइकिल मतलब 1/t 1/t बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/t। लेकिन टी की वैल्यू बच्चों क्या होती है 2π/ओमेगा, टी हमारा टाइम पीरियड है ना बच्चों ना, तो टी2π/ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी ओमेगा/2π। यहाँ तक का सबका क्लियर? किसी को कोई डाउट? अच्छा, डाउट हो गया तो फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। पीरियोडिक टाइम जो होता है वो टाइम टेबल कंप्लीट वन पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो समय होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में कितनी कवर की है वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का क्लियर? अगर क्लियर है तो एक लाइक प्लीज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो तीसरा नंबर कहता है मीन एंड RMS वैल्यू ऑफ AC। बड़ा भाई अजीब चीज आ गई, ये RMS क्या है सर? तो बच्चों RMS है रूट मीन स्क्वायर। चलो रूट मीन स्क्वायर तो हमें समझाना ही है, तो उससे पहले आपको ना मीन समझा देता हूं मैं। क्या क्या करता हूं? मीन समझाता हूं बच्चों। ठीक है, पहले आप मीन जान लो। अच्छा, तो बच्चों मीन को हम क्या बोलते हैं? मीन जानते हैं ना? मीन को हम बच्चों क्या बोल सकते हैं? एवरेज भी बोल सकते हैं। एम आई राइट? एवरेज बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा देखो क्या होता है बच्चों, मैं इसको सीधे समझा जाता हूँ आपको। देखो ये ना AC है ना बच्चों आपकी, AC ये देखिए एक साइकिल हो गई और ये 10 साइकिल हो गई, तो कितनी साइकिल हो दोस्तों? इसको बोलेंगे 1/2, इसको बोलेंगे 1/2। मतलब दोस्तों ये क्या है? ये आधी साइकिल ऊपर आधी साइकिल नीचे बच्चों। अच्छा, तो इसमें क्या होता है दोस्त बच्चों, जो जो AC है वो एक साइकिल में इधर से एक साइकिल में इधर से, तो इनका अगर मीन निकालेंगे, तो अगर हम मीन निकालें मतलब फॉर एन कंप्लीट साइकिल, तो लिखो फॉर वन, ये लिख लो लाइन बच्चों अपनी कॉपी में, लिखो फॉर वन कंप्लीट साइकिल द मीन वैल्यू ऑफ AC इज 0। एक कंप्लीट साइकिल में मीन वैल्यू क्या होती है बच्चों AC की? 0 होती है। क्या थोड़ा मोटा पे ले लूं मैं यहाँ आपके लिए, क्लियरिटी कम आ रही हो? चलिए थोड़ा सा हल्का सा मोटा कर लेता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल द मीन वैल्यू ऑफ AC इज 0। इस लाइन को लिख लो। अब सर पूछेंगे आप क्यों 0 होती ना? बहुत सही, अच्छा बताते हैं बच्चों। देखो क्या होता है, जब एक साइकिल करता है ना, तो एक साइकिल आधी है यहाँ से, देखो बच्चों ये देखो यहाँ पर आधी साइकिल ये हो गई और आधी साइकिल ये हो गई। लेकिन जब मीन निकालेंगे तो हमें इन दोनों के बीच का निकालना होता है एवरेज, मतलब लगभग की तरह से एवरेज होगा इनका। तो बच्चों अगर हम एक साइकिल इस दिशा में है और दूसरी साइकिल अपोजिट दिशा में है, तो इनका क्या होगा? मीन जो निकालेंगे तो इनका जो ये साइन होगा बच्चों बदल जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ इसे वाली पॉजिटिव एक तरफ एक निगेटिव साइन में, तो बच्चों ये जो पॉजिटिव साइन वाला ऊपर चला है और ये निगेटिव साइन बच्चों क्या चलेगा? नीचे चलेगा। अब नहीं समझ रहा है बच्चों, देखो मैं समझाता हूँ। ये देखो ये डंडा हटाता हूँ, ये देखो ये बच्चों क्या है? ये एक्सिस है हमारी। इस बात को जानते हैं ना बच्चों, ये हमारी क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। तो ये भी हमारी क्या है बच्चों? ये एक्सिस पे बना हुआ, ये हमारी क्या है? एक्सिस पे बना हुआ बच्चों। तो बच्चों ये पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, आप सभी को पता होगा। ये क्या होता है? माइनस का वाई होता है, ये प्लस का वाई होता है। इस तरह से बोल दो या ऐसे सिंपली बोल दो प्लस और माइनस। तो बच्चों ये अगर पॉजिटिव में होता है तो ये बच्चों क्या होता है? निगेटिव में होता है। एम आई राइट? अच्छा, तो अगर सर पॉजिटिव और निगेटिव को आप जोड़ेंगे बच्चों, जरा प्लस का एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, प्लस का 5 और माइनस का 5 जोड़ो बच्चों, जरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वजह से जो मीन वैल्यू ऑफ AC होती है बच्चों वो 0 होती है। लेकिन हमें तो निकालना है ना बच्चों, हमें तो मीन निकालना है। तो बच्चों क्या करते हैं? आपके लिए मीन निकालते हैं। चलिए तो हम निकालते हैं मीन। अपनी कॉपी में लिखिए मीन फॉर हाफ साइकिल। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके जेई में, बेसिक समझना यहाँ बहुत जरूरी है। बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपके बोर्ड्स में इसी तरह से पढ़ना जरूरी होता है, इस तरह से पढ़ाना भी चाहिए। मेरे बहुत सारे टीचर से, मैं खुद अच्छे टीचर से पढ़ाऊँ बच्चों, इसलिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज दूंगा। अपने बारे में मैं इतना बता दूं कि आई एम फ्रॉम IIT, आई हैव रिसीव्ड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम IIT, सो देयर इज नो चांस दैट यू गेट पैनिक्ड। ठीक है, आपको अच्छा करने देने की कोशिश करूंगा। आई हैव रिसीव्ड सर्टिफिकेट एंड I'm more गुड टीचर दैट आई कंसीडर। ठीक है, जो मुझे बच्चों से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ज्यादा अपने बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपको अपनी चीज हर नहीं बताऊंगा बार बार, मैं एक बार आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप पढ़ते रहिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। हाँ तो बच्चों जरा हम निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए। क्या निकालते हैं? हाफ साइकिल के लिए मीन निकालते, तो लिखते हैं बच्चों आई मीन। मीन वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो ये आई मीन की वैल्यू बच्चों क्या होगी हाफ साइकिल के लिए? T/2, 0 से कहां तक जाएंगे? T/2 आई dt। ये बच्चों क्या होती है? हाफ साइकिल के लिए। ये है ना हमारी हाफ साइकिल, इसके लिए यहां तक कितना वैल्यू आती है? T/2, तो 0 से T/2 बच्चों, और ये T/2 आई मीन। ठीक है, आई मीन आ रहा बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप मुझे बताएंगे कि सर आई की वैल्यू क्या होती है, ये जो आई है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो आई बराबर
आई जीरो साइन ओमेगा टी, राइट। ओमेगा क्या है यहाँ पर बच्चों, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा बच्चों यहाँ पर आई जीरो क्या है बच्चों, तो आई जीरो बच्चों यहाँ पर क्या है, पीक वैल्यू। क्या है यहाँ पर बच्चों, आई जीरो हमारी क्या है, पीक वैल्यू है। अच्छा अच्छा बच्चों टी क्या है बच्चों, टी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2π/ω है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इससे सब चीजें आपको पता हो गई हैं, तो फिर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए आई मीन इज इक्वल टू, क्या लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ t/2। तो बच्चों देखो t/2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे यहाँ पर, ये t की वैल्यू थी बच्चों, लेकिन अगर इसकी t का t/2 करोगे बच्चों तो क्या बचेगा, ये बोलो, हाँ गुड, ओमेगा π/ω बचेगा। तो यहाँ पे बच्चों उसको उल्टा करेंगे तो ω/π लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और 0 से t/2 बच्चों क्या लिख सकते हैं, 0 से t/2 इसको भी लिख सकते हैं π/ω के फॉर्म में। और i की वैल्यू बच्चों होती है I0 sin ω t dt, एम आई राइट। चलिए बहुत सही बच्चों, बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप हमारी बात को, बहुत उम्मीद करता हूँ समझ। अब बच्चों इंटीग्रेशन आ गया, क्या आ गया, इंटीग्रेशन। किस किस को इंटीग्रेशन आता है, सभी को आता है। चलो नहीं आता तो फिर मैं सिखाऊंगा, कोई बात नहीं। इसको मैं लिखता हूँ बच्चों, I0 को बाहर कर लेता हूँ, बाहर कर सकता हूँ ना बच्चों में, चलिए ठीक है, मैंने बाहर कर लिया, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, मैंने यहाँ I0 को बच्चों यहाँ पे बाहर कर लिया, ठीक। अब इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि बच्चों जो साइन का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो देखो बच्चों, जो साइन का इंटीग्रेशन होता है, साइन dx का होता है, क्या होता है बच्चों, माइनस का, यहाँ पे जगह नहीं बची है बच्चों, लेकिन मैं यहाँ ले लेता हूँ, माइनस का cos x प्लस c, ठीक है। इस फॉर्म में हमारा साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ठीक है बच्चों। अब हमारे को अपने को क्या करना है, और यहाँ पे बच्चों क्या है, साइन के साथ एक cos, साइन के साथ एक ओमेगा लगाओ, तो बच्चों ये क्या डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये किसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos ω/ω। और बच्चों वैल्यू कहाँ से, 0 से π/ω तक, ठीक है। तो ω/π ये बच्चों क्या है, I0/ω, ये ओमेगा हमने बाहर निकाल लिया, तो बच्चों क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, माइनस cos π माइनस cos 0, क्या वैल्यू होगी बच्चों। अगर मैं इस माइनस को भी बाहर निकाल लूँ बच्चों, माफ कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर बच्चे मैंने माइनस को भी बाहर निकाल लिया इसमें, तो वैल्यू हो जाएगी cos π माइनस cos 0। कैसे रखी, जरा टी की जगह रखो बच्चों, उठा के जरा एक बार टी जगह रखोगे तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, पाई बचेगा। जरा 0 रखो यहाँ पर उठा के बच्चों, तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, सही है, ठीक है। अच्छा अगले पेज पर चलें, यहाँ तक का नोट कर लिया, चलो देखो अगले पेज पर देखो बच्चों, अभी पीछे हमने ये किया था ना। अब जरा बताओ मुझे प्यारे बच्चों कि माइनस I0/π, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, cos π की वैल्यू -1 और cos 0 की यहाँ पे -1 होगी, तो ये हो गया बच्चों हमारा माइनस 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 का 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2I0/π, सही है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू बच्चों, इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए, 0.0637 I0, क्या है ये, किसकी वैल्यू बच्चों आ गई, तो ये वैल्यू आ गई हमारी बच्चों आई मीन बराबर 0.067 इंटू I0, ठीक है। अच्छा तो क्या बोल सकते हैं बच्चों हम कि द मीन, इसको कॉपी में लिखो बच्चों, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर अ हाफ साइकिल, प्यारे बच्चों लिखो फॉर अ हाफ साइकिल, ठीक है। एक आधी साइकिल के लिए बच्चों बात कर रहे हैं, ये हमारी पूरी साइकिल नहीं, इस साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखते चलो इसको, फॉर अ हाफ साइकिल इज 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों एक और चीज देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि द मीन वैल्यू इज दिस मच टाइम्स ऑफ I0, यहाँ इतना दिख रहा है। कभी कभी कुछ और बुक्स में बच्चों यहाँ लिख देते हैं और 63.7%, क्या लिखते हैं बच्चों, 63.7%, मतलब इस चीज को हटाकर ये भी लिख सकते हैं कि 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू। अच्छा अब देखो बच्चों, हमने जो साइकिल की बात करी है वो इस वाले की बात करी है, am I right? ये पॉजिटिव है बच्चों। इसी तरह अगर हम निगेटिव साइकिल की बात करेंगे बच्चों, इस वाले साइकिल की अगर हम बात करेंगे नीचे वाले की, तो बच्चों हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बोलो जरा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों आई मीन की, क्या आ जाएगी, माइनस का 0.637 I0, समझ गए बच्चों, इस फॉर्म में ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम आपके लिए लाए हैं रूट मीन स्क्वायर,
ठीक है, टॉपिक क्या था, टॉपिक ये था, हमने आई मीन के बारे में पहले बात कर ली, अब आरएमएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं अपने। तो बच्चों अब हम लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे कि आर एम एस, ऐसे लिखे बड़ा बड़ा, इसके सामने लिखो, लिखो रूट मीन स्क्वायर। देखिए इस क्लास का फायदा ये रहेगा जिन्हें कुछ नहीं आता है, मैं उन बच्चों की भी बात करूंगा जिन्हें कुछ नहीं आता, जो कहते हैं सर साइंस नहीं समझ में आती, फिजिक्स नहीं आती, या मुझे कुछ नहीं आता, मैंने ले लिए पेरेंटल प्रेशर तक। तो बच्चों मैं, अगर आप मन लगाएंगे, देखो दिल तो आपको ही लगाना पड़ेगा, मन आपको ही लगाना पड़ेगा शिक्षा में, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं सिखा दूंगा। और जिन बच्चों को बहुत ही आता है, बहुत ज्यादा आता है, मतलब समझ रहे हो ना, उन बच्चों को तो और मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्हें ना बारीकी समझ में आएगी फिजिक्स की, बस समझ रहे हो आप। तो प्लीज लगे रहो आप साथ। तो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, देखो बच्चों रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो पहले मैं इसको करता हूं, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, किसका करेंगे, स्क्वायर रूट, दोस्तों उल्टा चलो, स्क्वायर रूट। अच्छा देखो स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट मीन का, तो ऑफ द एवरेज, ऑफ किसका दोस्तों, आई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग बच्चों कंप्लीट साइकिल ऑफ, किसकी कंप्लीट साइकिल, ठीक है, ऑफ, बस इतना चल लो बच्चों, ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आई जो है इंस्टैंटेनियस वैल्यू है। चलिए अब इसका डिराइव करते हैं, ठीक है बच्चों, अरे बस समझे ना, रूट मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर, जो ये देखो देखो बच्चों, मैंने कहा ना, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इसका स्क्वायर किया, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने इसका इसका रूट लिया, क्या लिया, रूट, रूट मतलब स्क्वायर रूट यहाँ पर, ठीक है, और मीन मतलब इसका एवरेज। ठीक है, अभी दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, ठीक है, परेशान ना हो, दिखाता हूँ अभी बच्चों। थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ ना, थोड़ा फास्ट करूँ, करूँ, चलो ठीक है, करता हूँ थोड़ा सा फास्ट, ठीक है, चलो ठीक है। ये देखो इसमें स्पीड में आपके सामने डेरिवेशन करता हूँ, क्योंकि अब भाई मुझे थोड़ा फास्ट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तभी वीडियो देखते हैं भाई, ठीक है। तो 0 से t आई स्क्वायर डी टी, ठीक है, 1/t आई स्क्वायर डी टी, इस फॉर्म में लिख लेंगे बच्चों। आई की वैल्यू फिर बच्चों जरा बताओ मुझे, पिछले बताई थी, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, अरे भूले तो नहीं, भूल गए, अरे भूलना नहीं भाई, आई बराबर आई जीरो साइन, आई जीरो की वैल्यू ये क्या है, पी की वैल्यू है बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब उसी इंस्टेंट पर, उसी क्षण पर, ओमेगा क्या है, फेज है, टी हमारा क्या है, पीरियड, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा बच्चों कैपिटल टी की वैल्यू जल्दी बोलो, 2 पाई ओमेगा, वेरी गुड, यही वैल्यू है 2 पाई ओमेगा, रखवा दूं आपसे, चलो ठीक है, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ये देखो, तो सोच रहा सर ये क्या आप लगाते हैं बच्चों, यही हमारा क्या है, ये मीन लगा रहा, ठीक है, चलो ठीक है, रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, 1/t की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा बाई 2 पाई, 0 से 2 पाई ओमेगा, आई की वैल्यू में ले देता हूँ आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। सॉल्व करता हूँ इसको आगे, ओमेगा बाय 2 पाई, 0 से 2 पाई, या मैं ऐसा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर भी था, अपने याद नहीं दिलाया, तो मैं इसको आई स्क्वायर को बाहर कर लेता हूँ, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अच्छा अब आता है थोड़ा सा मैथ्स, क्या आता है, थोड़ा सा मैथ्स, डरते हो मैथ से, डरो मत भाई, भी मैं सॉल्व कराता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इस फॉर्मूले को याद कर लो, क्या कर लो, याद कर लो, याद करो लोगे, कर लोगे, चलो अच्छे बच्चे हो फिर कर लोगे, अगर चलो बच्चों कर लोगे इस फॉर्मूले को याद, तो फिर मैं इसको करता हूं आपके लिए सॉल्व, ठीक है। देखो यहां पे मैं लिख देगा ओमेगा बाई 2 पाई आई जीरो स्क्वायर बाई 2, इसको लिखता हूं बच्चों इंटीग्रेशन के साथ लिखता हूं, यहां पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा dt, ठीक, इसको लिखो बच्चों ओमेगा बाई 2 पाई आई जीरो स्क्वायर बाई 2, ठीक है बच्चों, इसको खोल लो अंदर। तो जरा बताओ बच्चों यहाँ पर डी इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होता है बच्चों, x होता है, तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, dt टी हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा t, चलो ठीक, t cos 2 थीटा, सॉरी मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया बच्चों, वो थीटा नहीं होगा यहाँ पर, 2 ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है, t अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका साइन 2 ओमेगा टी बाय
टू ओमेगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व करके वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज से तो एक मिनट मैं इसको इंटर के वैल्यू रखता हूँ। सॉरी दो स्लाइड और ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब मैं सॉल्व किया पीछे वाली वैल्यू, तो पीछे का निकाला है तो यही निकाल रहे थे बच्चों। तो सॉल्व किया हमने तो हमारी वैल्यू आ गई ओमेगा बाई 2 पाई I0 स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे बच्चों मैंने वैल्यू देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई कंप्लीट साइकिल में क्या होती है, 0 होती है। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ t बचा, जिसमें 2t की वैल्यू मैं रखूंगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए ओमेगा से ओमेगा गया, 2 पाई से 2 पाई, तो वैल्यू हो गई I0 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब हमारी क्या थी, ये आई स्क्वायर की वैल्यू थी बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, IRMS। तो लिखता हूँ यहाँ पर बच्चों IRMS। तो जो अभी हमने निकाला ना बच्चों, यहाँ पर ये हमारा मीन इन सब था ना यहाँ पर। एक मिनट सॉरी, यहाँ इसको ऐसे कर लो। ठीक है, इसका जो निकाला था ना वैल्यू, इसकी का रूट कर लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारी, हो जाएगी I0 बाई स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर बच्चों वैल्यू आ जाएगी 0.707 I0। ठीक, समझे। तो लिखो यहाँ पर बच्चों, द RMS ऑफ AC इज 0.707 टाइम्स और 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू। क्या है यहाँ पर बच्चों, पीक वैल्यू। I0 क्या है यहाँ पर बच्चों, I0 हमारे बच्चों है यहाँ पर पीक वैल्यू। क्या है यहाँ पर, I0 हमारी पीक वैल्यू है। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलो ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा सबको। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या है कि इसी तरह से अगर हम ई की निकालें बच्चों, ई के लिए बच्चों ये वैल्यू हो गई 0.707 E0। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपको। देखो कुछ एक चीजें मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं आपके कुछ मिथ दूर कर लेता हूं बच्चों। देखो क्या है कि आप लिख लो यहाँ पर कि अमेमीटर, आप जानते हो ना अमेमीटर। फिर लिखो यहाँ पर वोल्ट मीटर। कितने लोगों ने ये देख रखा है, देख रहा है तो ये देख रखा है भाई। अगर लैब में देखा होगा, लैब नहीं तो बच्चा घर में जो आपकी सबमर्सिबल होती है, सबमर्सिबल जो होती है मोटर, उस मोटर का जो बच्चों बॉक्स होता है, सबमर्सिबल मोटर का एक बॉक्स होता है बच्चों, वहां पर भी ये मीटर्स लगे होते हैं। यहाँ पर एक बटन लगी होती है और ये मीटर्स आपके वहां पर लगे होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जो वैल्यू देते हैं हमारी, ठीक है, जो एमएमीटर देता है बच्चों, ये देता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपको क्या मिलती है बच्चों, आरएमएस वैल्यू मिलती है। करंट की कौन सी वैल्यू मिलती है, आरएमएस। और वोल्टेज, वोल्टमीटर भी क्या आता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज देता है बच्चों। तो दोनों क्या देते हैं, आरएमएस वैल्यू देते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर अगर 5 एम्पियर करंट है बच्चों, तो वो क्या है, आपके यहाँ पे आरएमएस की वैल्यू है बच्चों 5 एम्पियर। क्या नोट कर रहे हैं आप, आरएमएस की वैल्यू नोट कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान दे लें। मान लीजिए बच्चों, अब जैसे मान लीजिए हमारे घरों में कितना आता है, नया पे लेता हूँ, सॉरी नया पे लेता हूँ बच्चों। यहाँ पर ये देखिए हमारे घरों में कितना आता है प्यारे बच्चों, 220 वोल्ट। तो क्या क्या है बच्चों, ये आरएमएस है। आप पूछोगे सर जरा प्लीज बता दो मुझे, मेरे घर में पीक वैल्यू कितनी आती है, मेरे घर में पीक वैल्यू कितनी आती है। तो मैं कहूँगा बच्चा आपके घर में पीक वैल्यू आती है, ये लो, V स्क्वायर रूट 2 VRMS। ठीक, तो फिर आप कहोगे अच्छा सर, तो मैं कहूँगा हाँ ये लो बच्चे, ये लो √2 इंटू 220 करो यहाँ पर, तो 1.14 तो 14 करोगे बच्चों, तो ये सॉल्व करने पर हो जाएगा 311। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 311 वोल्ट। मतलब आपके घर में कितना आ रहा है, 311। और आपको क्या लग रहा है कि भैया 220 वोल्ट। नहीं, 220 आपके घर में जो वैल्यू आ रही है आरएमएस वैल्यू है। पीक वैल्यू ये है, क्या बच्चों लिख लो यहाँ पर, क्या है बच्चों यहाँ पर, ये पीक वैल्यू आपकी ये है। ठीक है, अच्छा क्या होता है बच्चों, इसी वजह से यहाँ पर लिख लो कारण। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, नहीं इंग्लिश ले लो, इंग्लिश वाले देखो बच्चों रीजन। ठीक है, रीजन या लिखो यहाँ पर कारण। डीसी, जो डीसी होती है बच्चों, वो क्या होती है, या ऐसे दूसरे तरह के लोगों को, एसी इज मोर डेंजरस
इसी वजह से एसी क्या होती है, क्योंकि दोस्तों जो आपके घर में आरएमएस आ रही ना 220, बेस तो महाराज जी 220 ही रहे आपके यहाँ पर, लेकिन आ कितनी रही है, आ कितनी तरह सकती है बच्चों, पीक हो जाएगी यहाँ पर 311 तक। तो कौन जाता है, डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में जितनी भेज रहे हैं 220 भेजते हैं, तो 220 से बच्चों आपको यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर आरएमएस की वैल्यू जो है ये एसी के लिए होती है। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, तो मैं यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही बात करूंगा आपसे, क्यों बह रहे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें बताते हैं जरा आपको, ठीक है, जो सब बातें आपको पता नहीं होंगी मेरे हिसाब से वो सब बताते हैं, ठीक है। देखो बच्चों क्या है, एक और बात जानो कि देखो बच्चों जब आपके यहाँ वो आती है तो हीट होती है, ठीक है। तो अब जरा बताओ जब आपके लाइट आती है, बिजली आती है, तो आपका क्या हो, प्रोडक्शन ऑफ हीट होता है। तो लिखो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इज, पी को लिख सकते हैं बेटा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, इसको भी लिखो बच्चों आई स्क्वायर आर, ठीक। तो अब इसका जरा हम एवरेज निकालें बच्चों, क्योंकि देखो एसी में अगर करंट का अल्टरनेट हो रही है तो हीटिंग भी बच्चों क्या होगी हमारी, हीटिंग बच्चों क्या होगी, ये भी हमारी अल्टरनेट होगी, ये बदल रही है तो ये भी बदलेगी। तो बच्चों हम क्या कर, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें बच्चों, हीटिंग का एवरेज ऑफ हीट निकाल लें बच्चों, कितनी हीट हो रही है उसका एवरेज निकाल लें, पता चल जाएगा, क्यों। चलो ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मैं एवरेज निकाल लेता हूँ भाई, सुझाव आपकी तरफ से आया है, मैं तो सिर्फ काम करने वाला हूँ यहाँ पर अच्छा तो ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, मीन है, क्या है बच्चों, ये मीन स्क्वायर है, इसको मैंने तो बताया नहीं शायद आपको, चलो ठीक है बताया तो हाँ भाई, मीन स्क्वायर है, ऐसे मत रेट करो कि मैंने बताया नहीं, मैंने बताया है। तो ये क्या हो गया मेरे पहले बच्चों, मीन स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं जरा बताओ भाई, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकता हूं मैं IRMS स्क्वायर, राइट। चलो तो लिख दूंगा मैं पी स्क्वायर, पी बराबर IRMS स्क्वायर इंटू आर, ठीक, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो हमारी हीट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट कितना होगा बच्चों, ये होगा। तो मैं कुछ लाइन दिखाता हूँ, ये आप लिख लो अपनी कॉपी में जरा बच्चों। अब सोच रहा हूँ इतना डिटेल में सर क्यों पढ़ा है, अरे भाई कक्षा 12 में टॉप करना है, नहीं करना बताओ, टॉपर्स की स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग की अच्छी के स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। लिखो अपनी कॉपी में कि द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, द रूट मीन स्क्वायर value of an alternating current is equal to that direct current which would produce heat in a given resistance at the same rate as AC। देखो समझाऊंगा भाई, प्लीज भागो मत, जल्दी समझाऊंगा, मैं सब समझाऊंगा, ठीक है, लिखना पड़ता मुझे भी आपके लिए, ठीक है। देखो जरा बच्चों, द रूट मीन स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू दैट करंट व्हिच वुड प्रोड्यूस हीट इन द गिवन रेजिस्टेंस एट द सेम रेट। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2, मतलब वह डायरेक्ट करंट जो कि सेम रेट पर, ठीक है, IRMS की वैल्यू वही होगी जो डायरेक्ट करंट के सेम रेट पर जो हीट AC प्रोड्यूस करेगा वही हीट क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वही हीट DC प्रोड्यूस। मतलब क्या है कि दैट डायरेक्ट करंट, दैट DC मतलब वह DC, बात समझे बेटे, दैट DC which would produce same heat in a given resistance at the same rate as in AC, जो रेट AC में प्रोड्यूस होगा हीट का वही हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी AC में, वो उसको हम बोलते हैं RMS वैल्यू। ये समझाने का एक तरीका था आपका, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लो मतलब कि आप कहाँ से आए, आप पूछोगे सर ये कहाँ से खुद पढ़ा, यहाँ देखो, यहाँ आपने देखा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था वही चीज मैंने वहां बता दिया आपको, ठीक है, जो लिख के दिया पीछे। कहने का मतलब ये है कि द RMS वैल्यू इफ यू पास DC, ठीक है,
ऑफ दिस, इफ अगर मैं इसमें डीसी पास करूँ, डायरेक्ट करंट पास करूँ बच्चों, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो क्या होगी, ये हीट प्रोड्यूस तो है बच्चों आई आर स्क्वायर आर एम एल, ठीक है, ये हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आगे बढ़े। देखो भाई सब डी आ रहा है इसको, तो फिर एक बार वीडियो पॉज करके समझो, समझ जाओगे। ठीक है, अरे बहुत कठिन नहीं है भाई, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ लो। इसी तरह ई आर एम एस को भी मैंने कहा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ई जीरो बाई रूट टू। ठीक है, समझ में आया? अच्छा बच्चों प्लीज अब थोड़ा आगे बढ़ लें दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटे फेजर्स एंड फेजर डायग्राम्स के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं फेजर और फेजर डायग्राम? ठीक है, एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है, एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है या जो ईएमएफ होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो सेम नहीं होती है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि दोनों सेम फेज में हो, ये डिफरेंट फेज में हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ईएमएफ मैक्सिमम होता है, ईएमएफ क्या है बच्चों मेरे, मैक्सिमम होता है, तब करंट मैक्सिमम नहीं होती है। और जब करंट मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो ईएमएफ मैक्सिमम नहीं होती। तो बात समझे बच्चा कि जब ईएमएफ मैक्सिमम फिर नहीं होती। ठीक है बच्चों, इस बात को आप अच्छे से गौर कर लो। ठीक है, अब अगर इस बात को आप समझ गए तो क्या होता है कि इन सर्टेन सर्किट क्यों ऐसा होता है, द करंट रीचेज आफ्टर द ईएमएफ बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि कुछ सर्किट्स में क्या होता है, करंट रीचेज आफ्टर ईएमएफ बिकम्स मैक्सिमम। कुछ सर्किट में ऐसा होता है कि ईएमएफ तभी पहुंचता। अब बच्चों देखो क्या है, बात समझो मेरी बात। तो क्या हो, जैसे मान लो आपने करंट पास किया तो ईएमएफ पहले मैक्सिमम होगा बच्चों। ये जो भी सिस्टम होता है उसमें पहले होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके अंदर पहले से होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हो जाएगा, करंट का बहना दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो बेटा? तो क्या हो रहा है कि करंट मैक्स, तो इसमें क्या हो, इन सभी केस में क्या कहते हैं बच्चों, इसमें कहते हैं कि जो करंट है, मैं समझाता हूँ, मैं बताना कि चारों मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, इसको मैं सब रख देता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा इजी कर देता हूँ। ठीक, देखो आप जानते हो ना करंट लीड और लैग। तो लैग के केस में क्या है कि अगर ईएमएफ मैक्सिमम हो रही पहले और करंट क्या है, करंट बाद में पहुंच रही, करंट क्या है दोस्तों, करंट बाद में जा रही, तो ये बच्चों केस क्या हो गया, करंट हमारी क्या है, लैग कर रही है। और अगर बच्चों क्या हो जाए, अगर हो जाए करंट, अगर ये मैक्सिमम पहुंच जाए, कहने का मतलब ये है बच्चों कि करंट मैक्सिमम हो जाए बिफोर ईएमएफ। ठीक है, बिफोर ईएमएफ मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारे करंट क्या करेगी बच्चों, यहाँ पर लीड करेगी। क्या करेगी, लीड करेगी। तो बड़ा कठिन था इस सब चीजों को समझ लेना कि इनके बीच में एंगल फेज डिफरेंस समझ लेना। इस वजह से हमारे पास क्या आया है, हमने क्या किया, एक फेजर डायग्राम को चुना। अब बच्चों होते क्या फेजर डायग्राम, तो अब बात समझ लीजिए, ए डायग्राम क्या करेगा, रिप्रेजेंटिंग, वह डायग्राम जो रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लेकिन क्या होना चाहिए बच्चों क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए एज वेक्टर्स। मतलब करंट और वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज वेक्टर्स विद द फेज एंगल बिटवीन देम, विद द फेज एंगल between them is called, what is called, it is called phasor diagram। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, I और V के बीच में जो हम बनाएंगे, जहां पे I भी वेक्टर V भी वेक्टर और I और V के बीच में क्या है, कुछ एक फेज बन रहा हो बच्चों, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इस डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां तक तो बेसिक था। ठीक, अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एसी
सर्किट्स के बारे में। क्या करेंगे बात बच्चों? डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स के बारे में। इन एसी यू नो दिस, लिख लो कि एसी में बच्चों आप इस बात को जानते हैं, तो फेज डिफरेंस क्या है बच्चों? एसी में द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सर्किट। मेरी आदत हो गई बच्चों, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो इसी तरह थोड़ा सा लिख लिख के बताता हूँ बच्चों को। तो अब भाई अब तो ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रही, ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही, तो फिर ये हो जाता है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सर्किट। एक बार नहीं 4 बार बोलूंगा, सब कुछ लिखवाऊंगा, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब से खोल बैठ जाओ खाली कथा सुनने के लिए। पिन कॉपी लो, रात कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। ज्यादा ज्यादा चीज समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, इसके बाद कहीं कोचिंग यहाँ जरूरत नहीं है, मैं ही पढ़ाऊंगा अच्छे से, मैं सब बताऊंगा, पेपर भी कराऊंगा, बाद में सिलेबस भी तय कराऊंगा, ठीक है। अभी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, फिर कभी रिवीजन वाला कराऊंगा, तो 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करके रख दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है। फेज डिफरेंस किस पे निर्भर कर रहा है बेटा? वो निर्भर कर रहा है कि इनके बीच में क्या है, कि कौन से टाइप का सर्किट बनाया गया, ठीक है बच्चों। तो अब डिफरेंट टाइप सर्किट्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 का सर्किट आपके सामने कि सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ऐसा सर्किट बच्चों इसमें कि सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो जरा इसके लिए ईएमएफ की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों? ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी हमारी ईएमएफ की वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि एक ईएमएफ लगाई गई इस सर्किट में, क्या बच्चों? एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाएगी। क्या लगाएगी? एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाएगी बच्चों। और ये कौन सा सर्किट है? प्योर नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। क्या? नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पर है। यहाँ पर बच्चों अगर ऐसा जब लगाते हैं तो यहाँ पर एक आई करंट बनती है। क्या बनती है बच्चों? आई करंट बनती है। तो जो अप्लाइड ईएमएफ होता है, क्या होता है बच्चों? अप्लाइड ईएमएफ होता है, तो उसको लिखते हैं कैपिटल ई से, उसकी वैल्यू होती है ई बराबर आई आर। क्या होती है इसकी वैल्यू? ई बराबर आई आर। अब क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, तो वैल्यू आती है E0 साइन ओमेगा टी बराबर आई आर। तो बच्चों आई की वैल्यू हो जाएगी E0 बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक। अब बच्चों E0 बाई आर को हम लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी। हो गया, आपको मिल गया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। देखा कैसे आया? चलो, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लो बच्चों? 1 मान लो, ठीक। इस बात से क्या समझते हो आप? यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा टी है, यहां पर भी ओमेगा टी, यहां पर भी साइन है और वहां पर भी साइन है। ये कहता है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि फ्रॉम द टू इक्वेशन यू कैन राइट दैट फॉर द सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली द करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज। कैसी हैं? इन फेज। करंट और ईएमएफ आपस में क्या है? एक सेम फेज में, ठीक है, समान फेज में है, ठीक है। क्या इसका डायग्राम दिखाऊं आपको? जादू, ये लो भैया, जादू आ गया, आ गया। बहुत जल्दी बनाता हूं मैं डायग्राम को, ये सब पहले से मेहनत करके रखी थी आपके लिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ईएमएफ करंट, ये हमारे पास इस तरह का। तो बच्चों आप इस ग्राफ को देखो, ये हमारा क्या है बच्चों? फेजर डायग्राम है। क्या है? फेजर डायग्राम है आपके लिए, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ये फेजर डायग्राम मैंने आपको बना दिया। ये सिर्फ आपकी ग्राफ है, ये फेजर डायग्राम है। ले देता हूँ बच्चों, क्या है ये? आपके पास फेजर डायग्राम। इसमें बच्चों मैं वेक्टर्स के तौर पर मैंने आई और ई को दिखाया। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है? I0 E0 क्या है? सेम फेज में। देखो सेम फेज में है बच्चों, यहाँ पर देखो, ये देखो सेम फेज में है, दिखाई दे रहा है आपको? सेम फेज, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा आपको? सेम फेज में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारे हैं सेम फेज में, ठीक है। ये हमारा ईएमएफ और ये हमारी करंट है। यहाँ पर इस तरह का डायग्राम हमने आपके लिए बना दिया, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा भाई। देखो सेम फेज में, मतलब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है? सेम फेज, एक ये फेज, सेम फेज, एंगल क्या है दोनों के बीच में? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी ही मैंने बना दिया, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, ऐसी सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस हो। इसमें भी हमने क्या कर दिया? हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ दी, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ देने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बन गई? ई बराबर E0
साइन ओमेगा टी बन गई। अब ये क्या है बच्चों, ये जीरो रेजिस्टेंस है। यहाँ पर क्या है बच्चों, इस चीज को आप नोट करते चलिए कि जीरो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसमें जैसे ही हमने करंट आई लगाया, ठीक है, तो जैसे ही बच्चों हमने इसमें क्या किया, सर्किट में करंट आई करंट दी यहाँ पर बच्चों। ठीक है, तो कैसे करंट वेरी की इसमें, तो एक बच्चों क्या हो गया, एक बैक ईएमएफ। क्या हो बच्चों, बैक ईएमएफ जो है ये क्या करेगा, ये क्या करता है, अपोज करता है। अपोजिंग ईएमएफ भी मैं इसको कहता हूं। ठीक है, बैक ईएमएफ अपोजिंग ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है कॉइल में। ये क्या होता है, ये कॉइल में इंड्यूस मतलब अपनी तरफ से आता है, जिसकी मैग्नीट्यूड होता है। इस बैक ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर बच्चों लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी। समझाता हूं बच्चों कि क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर हमने आई करंट को यहाँ पर लगाया तो जो ईएमएफ है उसमें क्या हो, बैक ईएमएफ इंड्यूस हुई और इसकी वैल्यू है एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, अब नेट ईएमएफ क्या है, ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो बच्चों हमारा जो नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बनता है, नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इसकी वैल्यू बनती है बच्चों ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। भैया अगर ये बैक ईएमएफ घटा दो, अगर ये बैक ईएमएफ घटा दो तो हमारा ये हमारा उस क्षण का ईएमएफ निकल आएगा। ठीक, लेकिन 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 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, जीरो रेजिस्टेंस। चले चलते हैं अगले स्लाइड पे। क्या था भैया, जीरो रेजिस्टेंस था। मतलब अगर रेजिस्टेंस जीरो है सर तो हमारा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, तो जो वैल्यू आपने लिख रखी है ना सर यहाँ पर ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, नो रेजिस्टेंस है। क्या है, नो रेजिस्टेंस है, कर लो जीरो रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों यहाँ पर, जीरो। अब अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो बैक ईएमएफ जैसी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, शून्य के बराबर कर सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे प्यारे बच्चों, वैल्यू आ जाएगी हमारी, आ जाएगी एल डी आई बाई डी टी बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी। वैल्यू आ जाएगी बच्चों डी आई बराबर ई जीरो बाई एल साइन ओमेगा डी डी टी। इसको इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो बहुत सारे इंडिकेट करते हैं बच्चों हमारी। तो वैल्यू आ जाएगी आई बराबर ई जीरो बाई एल, इन साइन करेंगे तो बच्चों हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये हो गई बच्चों हमारी वैल्यू। इसको जो सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ई जीरो बाई एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस पे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसको साइन में बदलना चाहो तो साइन लिख सकते हो। तो जरा नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ पर साइन लिख लीजिए। ठीक है, साइन लिख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर। तो आई की वैल्यू लिख लो जरा अच्छे से। लो बच्चों ई जीरो बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या है यहाँ पर कि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, लिख लो यहाँ पर, साइन की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कब होती है, 1 होती है। मतलब ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए। और ये मैक्सिमम तभी होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर साइन मैक्सिमम है बच्चा तो ये भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। समझदारी वाली बात दिखाओ जरा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कहने का मतलब ये है सर, यहाँ पर मैंने इसको क्या दिखा दी, ये हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। इसको बोलते हैं पीक भी बोलते हैं। यहाँ तक का क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि क्या ये वैल्यू किसकी है बच्चों, करंट की है। सभी बच्चों को क्लियर है बात। अच्छा, ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, ये थी। करंट की वैल्यू क्या आई, ये आई। तो कुछ दिख रहा है, हाँ, ये दिख रहा है कि इन प्योर इंडक्टेंस सर्किट, तो लिखो जरा, कलर थोड़ा बदलता हूँ, ड्रॉ वाला। ठीक है, ड्रॉ वाला कलर बदलता हूँ जरा, यहाँ पर थोड़ा सा रंगीन पे लेके देखता हूँ भाई, या सफेद लेता हूँ। ठीक है, देखो, लिखो, देखो, इन प्योर
inductance, the current lags behind EMF by 90 डिग्री, ठीक है, बाई फेज एंगल, ये भी ले लो, बाई फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह लिख लो, पाई बाई 2 90 डिग्री, ठीक है। और ईएमएफ लीड्स, इस तरह लिख दो कि ईएमएफ जो है लीड करती है। अब इसका फेजर डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ये रहा बच्चों उसका फेजर डायग्राम आपके सामने, ये देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों ये ईएमएफ की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारी क्या है बच्चों यहाँ पर, ये हमारी ईएमएफ की वैल्यू है, ठीक, ये हमारी क्या है, ये ईएमएफ की वैल्यू है, ये हमारी करंट की वैल्यू है बच्चों, और ये यहाँ पर, और ये हमारा देखिए ईएमएफ है, ये हमारा करंट है, ये डायग्राम हमारा देख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है फेजर डायग्राम, ठीक है। चलो, तो ये हमारा फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे कुछ एक चीजें और जान लो कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट बच्चों क्या थी, पीक वैल्यू ऑफ करंट थी सर यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, देखो पीक वैल्यू ऑफ करंट बच्चों यहाँ पर क्या थी, इसको यहाँ पर लो आप इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे आपको बताऊंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है। अब बच्चों देखो क्या है कि पीक वैल्यू करंट की क्या है, I0 बराबर E0 बाई ओमेगा एल, हमारी पीक वैल्यू थी। अब ओमेगा एल जो है बच्चों, ओमेगा एल के जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, रेजिस्टेंस, तो ओमेगा एल एज डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के डायमेंशंस के पास, तो हम इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं, इसको इफेक्टिव अपोजिशन बोलते हैं, मतलब ये एक तरह का इफेक्टिव अपोजिशन है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं बच्चों रिएक्टेंस ऑफ कॉइल या इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ कॉइल, किसको बच्चे, ओमेगा रिएक्टेंस ऑफ कॉइल, और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको दिखाते हैं बच्चों XL से, इसको लिख सकते हैं XL बराबर ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चों 2πf L, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2π बाई टी थी, 2π बाई टी को 2πf लिख दिया और ये L हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि XL जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, फ्रीक्वेंसी के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के, देख रहे हो ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये हमारा बच्चों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर 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 हम बच्चों डीसी की केस के लिए जाएं, डीसी, अब यहाँ पे एक बात और समझ लो, थोड़ा सा पेन बदल दो ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग ध्यान दे पाएंगे फिर, है ना। देखो अगर मैं डीसी की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, डीसी यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायरेक्ट करंट, देखो डीसी, डीसी में क्या होता है, डीसी में बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है 0, जरा यहाँ रखो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, समझ में आ रहा है इस बात को। चलो तो बच्चों यहाँ तक था हमारा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगा, कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, ठीक है। चलिए मिलते हैं।